नमस्कार दोस्तों, बानसूर क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश गुर्जर राजस्थान से। देखिए, आज का टॉपिक रहने वाला है खेजड़ी वृक्ष के ऊपर। जो खेजड़ी है, पेड़ है, ये अपना राजस्थान का क्या है, राज्य वृक्ष है खेजड़ी। ठीक है, तो इसी के ऊपर पिछले परीक्षाओं में पूछे गए जो स्टैटिक पोर्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आगे आने वाले जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो वो स्टैटिक पोर्शन होता है उनमें पूछ लिए जाते हैं, तो उन सभी को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बाकी कोई बच जाता है उसको नीचे जड़ से उखाड़ करके यहाँ पर रखने वाले हैं। तो आप निश्चित तौर पर, हो सकता है आपने नोट्स पहले बना रखे हों तो अच्छी बात है। अगर नहीं बनाया है आपने नोट्स तो आप बना लीजिए नोट्स, है ना। पिछली जितने भी राज्य के प्रत्येक चिन्ह हैं उन सबको कवर करवा दिया है। 2-4 बचे हैं, उसको अब कवर करवा देंगे। उसके बाद में स्पेशल फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक चालू करेंगे। पूरी क्लास आपको मिलने वाली है ना। तो आप निश्चिंत हो जाइए और आप हमसे जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन है, इसको दबा दीजिए, ब्लैक कलर का है ना। इसको दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो डलेगी आपके फ़ोन में पहुंच जाएगी, है ना। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए, खेजड़ी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले चर्चा करें तो मैं आपको ये बता दूं कि अपना जो राजस्थान है, यानी आप हो सकता है कोई मध्य प्रदेश से हों या फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात वगैरह, पंजाब, है ना, कहीं से भी आप देख रहे हैं, कोई बात नहीं। हमारा जो राज्य है ये वीरों की भूमि है, अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है ना। यहाँ और दोहरों की भी भूमि है। रेगिस्तान का जो इलाका पाया जाता है राजस्थान में विस्तृत फैला हुआ है। तो यहाँ पर पेड़ों की कमी होना जायज़ है ना। उपजाऊपन इतना नहीं है। अब तो इंदिरा गांधी नहर गंगानगर से इधर गड्ढा रोड बाड़मेर तक चली गई है। अब तो वहाँ का इलाका है जो आराम से सिंचित हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन फिर भी ये जो लिफ्ट नहरें हैं, ये जहाँ तक फैली हुई है वहाँ तक तो जा ही रहा है पानी, लेकिन और भी आगे तक के जो बीच का जो इलाका है वहाँ पानी की कमी महसूस होती है। इसलिए यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ क्या होती हैं, पैदा होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, पेड़ों की कमी होना जायज़ बात है। इसके ऊपर एक कहावत चली है। मैं खेजड़ी की कहावत नहीं कह रहा हूँ कि ये खेजड़ी के बारे में ही है ना, वृक्षों के बारे में ये कहावत पूरी, कि सिर साँटे रूख रहे तो भी सस्ता जान। इसका मतलब ये है, सिर के बदले में अगर पेड़ बचता है तो उसको भी आप सस्ता मानिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि अपने जो पूर्वज हैं, हमारे जो पहले के जो महान लोग हैं, उन्होंने पेड़ों के ऊपर बलिदान दिया है। जैसे आप खेजड़ी आंदोलन के बारे में सुनेंगे और आंदोलन खूब पढ़ेंगे। उन सभी आंदोलन जो पेड़ों के बारे में हुए, पर्यावरण संरक्षण के बारे में हुए हैं, उन सभी आंदोलनों को हम देखते चलेंगे। लेकिन फिलहाल हम खेजड़ी की बात करते हैं क्योंकि ये लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो खेजड़ी है इसको राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। ठीक है दोस्तों, ये दोनों को ही दे दिया, यानी एक ही दिन दर्जा दिया। रोहिड़ा भी और खेजड़ी भी, दोनों को एक ही दिन बनाया गया था। आप ये मत समझना कि रोहिड़ा को अलग दिया है, खेजड़ी, दोनों को एक ही दिन बनाया गया था। रोहिड़ा मैंने आपको पहले करवा दिया है, आप खेजड़ी करवा रहा हूँ। अगर आपने रोहिड़ा के बारे में नई क्लास देखी है तो पीछे वाली जो क्लास है रोहिड़ा की है, उसको देख लीजिए। प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे आपको, हैं, उसमें देखना। प्ले लिस्ट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी आप देखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं अध्ययन संबंधी। चलिए, अब इसकी जो कहावत है वो मैं लिख देता हूँ। कहावत क्या है? कहावत है, सिर साँटे रूख रहे तो भी सस्ता जान। सिर साँटे रूख रहे तो भी सस्ता जान। अब ये स्पेशल खेजड़ी के ऊपर ही नहीं है कि खेजड़ी के बारे में ही कहावत है ये। और वैसे देखा जाए तो छप्पनिया के अकाल में खेजड़ी ने अपनी अहम भूमिका निभाई है और इसकी जो है पूजा भी की जाती है। वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसीलिए पूजा की जाती है। साँटे का मतलब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। सिर का मतलब तो खोपड़ा होता है, साँटे का मतलब होता है अदला बदली, है आटा साटा करना।
कला संस्कृति में ये प्रथाएं चलेंगी, रीति रिवाज चल रही, आटा साटा वगैरह है। रूख का मतलब क्या होता है? रूख यानी होता है पेड़। और सस्ता जान है, जाने का मतलब क्या होता है? मानिए, जान का मतलब। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसके नामों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नाम, इनकी नामावली देख लेते हैं कि इसको क्या क्या कहा जाता है। नामों में देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका वैज्ञानिक नाम, शॉर्ट स्वीट रूप में लिख रहा हूं। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। प्रोसेपिस सिनेरेरिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। व्यापारिक नाम है इसका कांडी। स्थानीय नाम यानी राजस्थानी नाम, स्थानीय या राजस्थानी, इसको क्या कहते हैं? राजस्थानी में इसको कहते हैं सीमलो। देखते रहना आप। बिश्नोई समाज जो इसको बोलता है, बिश्नोई समाज, या फिर पुराणों में भी एक ही नाम मिलता है इन दोनों का, समी वृक्ष, जाटी को। अब देखिए जब नाम आ ही गया है तो इसको गाँव में शेखावाटी जो इलाका होता है उसमें क्या कहते हैं? शेखावाटी में इसको कहते हैं जाटी। जाटी या जाटड़ी या जाटड़ा, ठीक है, ये इन नामों से पुकारा जाता है। और भी हैं क्या? हाँ बिल्कुल है साथियों। अब ये तो हो गया शेखावाटी या गाँव में इसका क्या? जाटी नाम। पंजाब का जो इलाका है, सिंध का जो इलाका है, पाकिस्तान सिंध है ना, और पंजाब भारत और पाकिस्तान दोनों का। पंजाब में तो इसको बोलते हैं झंड, कि क्यों जिंदगी झंड कर रहा है ना, ये है वो, कि यानी कि जिंदगी को क्यों जाटड़ा बना रहा है, कहावत के रूप में बोल देते हैं अपने देसी गांवों के हिसाब से। सिंध में इसको बोलते हैं छोकड़ा, ठीक। पंजाब सिंध हो गया। इसके बाद में गुजराती, गुजराती में क्या बोलेंगे? गुजराती में बोलेंगे इसको सुमरी। यूपी में भी कई बार छोकड़ा बोल दिया जाता है ना। जो शब्द बोल रहा हूँ मैं उनको आप एक बार दिमाग में बैठाना, इम्पोर्टेंट ही बातें कर रहे हैं, फालतू बातें कर रहे नहीं है। गुजराती हो गई। अब इसमें जो नीचे चलेंगे हम भारत की दक्षिण की तरफ, तो फिर केरल वगैरह का जो क्षेत्र है वहाँ पर कन्नड़ बोली जाती है। इसमें इसको बोलते हैं बन्ना बन्नी, बन्ना या बन्नी। फिर तमिलनाडु, तमिल भाषा में इसको बोलते हैं पेमल या वणी। पेपल भी बोल दे, पेमल भी बोल दे, एक ही बात है। बांग्ला भाषा में इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बांग्ला में बोलेंगे शाई गच्छ। शाई गच्छ है ये, छह छतरी, ठीक है। तो ये इसके कुछ नाम हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। मैंने जो लिखवाए हैं 2, 4, 5 और 6, 11 नाम है इसके। उपनाम भी हैं क्या? बिल्कुल हैं साथियों, इसके उपनाम भी देख लेते हैं। अभी तो इतना लिखवा दिया, अभी उपनाम बच ही रहे हैं। हाँ, घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल भी धैर्य बना करके देखिए। उपनाम इतने ही हैं, नहीं इक्का दुक्का है कोई है। अब इसको बोलते हैं राजस्थान का कल्पवृक्ष, खेजड़ी को। मैंने अभी बताया था ना आपको, हर काम के लिए खेजड़ी वृक्ष महत्वपूर्ण होता है। अब आप जैसे पूजन वूजन करेंगे तो उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो हवन में काम आती हैं, यज्ञ में काम आती हैं। और तो और मैंने अभी एक क्या बताया, छप्पन या काल जब पढ़ा था तो इसके जो छिड्डे लोगों ने खाए हैं, छिड्डा तार तार के लिए आया, खावा लगा। और इसको बोलते हैं राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव। देखिए यहाँ पर आकर बात अटक जाती है। एक गौरव है चित्तौड़गढ़ और दूसरा गौरव है खेजड़ी, ठीक है। चित्तौड़गढ़ को भी राजस्थान का गौरव बोला जाता है और खेजड़ी को भी राजस्थान का गौरव बोला जाता है। भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी इसको बोल सकते हैं,
भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष। इंग्लिश में इसको क्या बोले, वंडर ट्री। इंग्लिश क्या बोलेंगे इसको, वंडर ट्री। ठीक है, इतनी इंग्लिश भाई अपने को आती नहीं है, देसी आदमी है हम गाँव के। ठीक है, चलिए, लेकिन इतना तो है कि काम चलाऊ कर लेते हैं बेड़ा पार, नो प्रॉब्लम। बीमारियों के बारे में देख लेते हैं, इसकी बीमारी क्या है, मेड़ा वड़ा कहाँ लगता है, इसका पूजन वूजन महत्व क्या है, इसका संरक्षण क्या है, इन सभी टॉपिकों के ऊपर ऐसे पॉइंट बनाते बनाते हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, है ना, जो आप सोच रहे हैं वो सारी बातें होंगी। इसके फल फूल भी देखते हैं, फल फूलों को क्या कहा जाता है, क्या काम आते हैं, उनको देख लेते हैं। पत्तियों की बात करें, सबसे पहले तो पत्तियों की बात कर लेते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं उनको लूंग बोलते हैं, लूंग या लूम भी बोल सकते हैं इसको। और इसका जो फूल होता है, पत्तियों के बाद फूल ही आता है, इसको बोलते हैं मिंजर, है ना। ये कविता भी है, कन्हैयालाल सेठियान जी ने मिंजर नाम की एक कविता लिखी है, उसमें खेजड़ी वृक्ष का महत्वपूर्ण डिटेल के साथ विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। ठीक, पढ़ेंगे अभी इसको, कविता नहीं पढ़ेंगे पूरी, वैसे इसके महत्व उपयोगिता के बारे में देखेंगे, है ना। और इसका जो फल होता है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। फल जो लगता है इसका 2 प्रकार से लगता है। कौन कौन से, एक तो कच्चा फल जो शुरुआत में आता है, और एक पक जाता है ना उसके बाद का फल। कच्चा फल कहलाता है सांगरी, और पक्का जो फल है उसको बोलते हैं खूंको, खूंखो, है ना, सूखा मेवा। इसको सूखा मेवा की श्रेणी में रखा गया है। अब ये जो खूंको होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 8 से 15% तक। ठीक है, और इसमें जो शर्करा, जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है वो पाई जाती है 40 से 50%। तो प्रोटीन कितनी है, 15%, कार्बोहाइड्रेट कितनी, 40%, 40 से 50 की समथिंग। ये तो हो गए इसके फल फूल। अब हम बात कर लेते हैं इसकी बीमारियों के बारे में। इसकी बीमारी भी होती है क्या, बिल्कुल होती है साथियों। बीमारी में जैसे एक कवक आता है, कवक है गाइकोट्रामा, गाइकोट्रामा। और इसका जो कीड़ा होता है ना, उस कीड़ा को बोलते हैं सेलेस्ट्रना, है। और इसका जो रोग लगता है, ये रोग कहलाता है बखेड़ा रोग। ये बखेड़ा रोग क्या होता है, बखेड़ा रोग ये होता है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, पौधा बौना रह जाता है, इसका जो तना है वो मोटा नहीं हो पाता है, एक बारीक रह जाता है, और अंत में आकर के ये सूख जाता है ना। ये कौन सा रोग कहलाता है, ये बखेड़ा रोग कहलाता है। मुख्य रूप से ये धान के पौधों में ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हो गया आपका बखेड़ा रोग, मैंने आपको बीमारी बता दी। अब मैं आपको इसके बाद का बता रहा हूँ, फिलहाल मैं मिटा देता हूँ इसको, है ना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद में शुरू करेंगे इसकी पूजन की। पूजन में मतलब कब होता है इसका पूजन खेजड़ी का, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए, पूजन के बारे में बात करते हैं, इसका पूजन कब कब होता है ना। इसका जो पूजन होता है, सबसे पहले मैं बात बता दूं, दशहरा जिसको आप विजयदशमी बोलते हैं, सभी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, है ना। विजयदशमी, इस दिन क्या होता है, इस दिन रावण को फूंका जाता है? रावण को जलाया जाता है। और ये विजयदशमी है, ये कब मनाई जाती है, ये मनाई जाती है आसोद शुक्ल दशमी को, आसोद शुक्ल दशमी को, ठीक भाई। ये इस दिन
ये कहावत है कि भगवान श्री राम ने रावण के ऊपर क्या की थी, विजय प्राप्त की थी, रावण को मार दिया था। आगे बढ़ते हैं। ये दशहरे को पूजा की जाती है इसकी। और तो और कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर, कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर भी इसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। जिसको हम जाटी बोलते हैं ना, गुगा जाटी। तो गुगा से पहले के दिन ये इस जाटी का बड़ा महत्व होता है। खेजड़ी वृक्ष की टहनी लाते हैं, उसको हम गुगा जहाँ पर बनाया जाता है वहाँ रख देते हैं। ये कला संस्कृति में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल की जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें हैं ना, 6 से 10 तक की अच्छे लेवल की पुस्तकें हैं ये, उनमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी हैं, उनको पढ़ेंगे हम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कृष्ण जन्माष्टमी को भी इसको पूजा जाता है। साथ ही साथ नवरात्रों को भी पूजा जाता है। नवरात्र में गणेश जी की पूजा की जाती है इनकी पत्तियों के द्वारा हैं। और तो और इसकी जो टहनियाँ होती हैं, लकड़ी होती हैं सूखी, उसके द्वारा क्या किया जाता है, यज्ञ या हवन में उपयोगी होती हैं इसकी लकड़ियाँ हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो अपने जो थान होते हैं ना, स्थान जिनको हम बोलते हैं लोक देवताओं के, जैसे गोगा जी, झुंझार जी, ये थान कहाँ बने होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनके थान बनाए जाते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हैं स्थान या थान, स्थान या थान किन किन के होते हैं। गोगा जी का थान होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, और झुंझार जी का। जी लगा देते हैं। चलो देखिए, ये तो हो गई पूजन की बात, यज्ञ हवन वगैरह सारी चीजें हो गई इनमें। अब हम बात करते हैं अगली बात, इसकी संख्या का, आयु की बात कर लेते हैं। कि सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इसकी जो आयु है वो क्या होने वाली है। ये 500 से लेकर के 5000 वर्ष तक की इसकी आयु मानी गई है वैज्ञानिक आधार पर, है ना। मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, विज्ञान बता रहा है इसको। तो और ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक के 2 तरीके से, पिछले रोहिड़ा में पढ़ा था, अभी पढ़ रहे हैं। एक तो संख्या में सर्वाधिक और एक क्षेत्रफल में सर्वाधिक। तो संख्या में सर्वाधिक जो हैं ये फिर 2 में, एक तो डीडवाना जिला और दूसरा जिला नागौर, ठीक। दोनों जिलों में पाए जाते हैं सर्वाधिक। नागौर का ही डीडवाना बना है, कुचामन डीडवाना। क्षेत्रफल में सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में। क्लियर है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए क्षेत्रफल में शेखावाटी सबसे ज्यादा और संख्या में दोनों जिले। अब बात कर लेते हैं इसके मेलों की। मेले कहाँ कहाँ भरते हैं। देखिए, मेला सबसे पहला मेला भरता है मांगलियावास अजमेर में, मांगलियावास अजमेर में। यहाँ कौन सा मेला भरता है साथियों, यहाँ वृक्ष मेला ही लगता है, कल्प वृक्ष का मेला। ये कब भरता है, हरियाली मावस। कब आती है हरियाली मावस, आती है साथियों सावन की मावस होती है ना, उसको हरियाली मावस बोलते हैं। श्रावण की मावस यानी 15 दिन में आती है मावस, एक बार आती है महीने में, एक मावस और एक पूर्णिमा होती है। 15 दिन का गैप होता है ना। यहाँ 2 कल्प वृक्ष हैं प्राचीन, 1000 वर्ष से भी ऊपर गए। 2 कल्प वृक्ष 1000 वर्ष से 1000 ईस्वी के हैं 2। और यहाँ पर इन दोनों का कल्प वृक्ष का मेला लगता है, इनकी पूजा करके। कल्प वृक्ष का मेला कब, हरियाली मावस को। अच्छा, दूसरा मेला कहाँ भरता है, ये भरता है साथियों खेजड़ली में। खेजड़ली कहाँ पड़ती है, जोधपुर में है। ये खेजड़ली पड़ती है जोधपुर ग्रामीण में, ठीक है। मेला कब भरता है, तेजा दशमी को, तेजा दशमी को।
ये कब आती है? ये आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी। ठीक है, याद रखना है, कला संस्कृति पढ़ेंगे तो। कला संस्कृति भी पढ़ाऊंगा मैं, है ना, राजस्थान बोर्ड की किताबों से पढ़ाऊंगा कला संस्कृति जितनी भी है। अब देखिए जो खेजड़ली जो स्थान है यहाँ पर विश्व का एकमात्र मेला भरता है, विश्व का एकमात्र मेला, वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। इतना विशाल और कहीं पे भी नहीं लगता, इतना विशाल जितना खेजड़ली में लगता है। तो खेजड़ली में आंदोलन भी हुआ था, है ना, 1730 को, जो आप पढ़ेंगे इसके बाद में, ये संरक्षण के बारे में जो पढ़ेंगे ना वो इसी का रहेगा। देखिए संरक्षण की बात करेंगे, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, मैं मिटा देता हूँ। देखिए अब हम बात कर लेते हैं इसके महत्व के बारे में, फिर हम संरक्षण की बात कर रहे हैं। महत्व या उपयोगिता क्या है? एक वृक्ष की उपयोगिता, मैं खेजड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ कि स्पेशल खेजड़ी की, कोई भी वृक्ष, एक वृक्ष किस किस के समान माना गया है प्राचीन भारत में, है ना, वैदिक संस्कृति, अपनी जो वैदिक संस्कृति चला करती थी उसके नाम, उसके हिसाब से। देखिए एक वृक्ष की जो महत्ता है ये 100 गायों के दान के बराबर मानी गई है, 100 गायों के दान के बराबर, दान के समान, ठीक, और 10 पुत्रों के समान एक पेड़, और तो और प्रतिदिन ये 230 लीटर ऑक्सीजन का क्या करता है? निर्माण करता है, जो कितने व्यक्तियों के लिए, सांस के लिए उपयोगी होती है? दिन में 20 व्यक्ति, है ना, 20 व्यक्ति प्रतिदिन ऑक्सीजन कितना निर्माण कर रहा है? 230 लीटर ऑक्सीजन का क्या करता है? एक पेड़ निर्माण करता है। अब आप वैज्ञानिक आधार है, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, है। तो ये जो है एक पेड़, देखे कितना इम्पोर्टेंट है। प्राचीन काल में इसको, यानी वेदों में या पुराणों में इसको 100 गायों के दान के बराबर माना गया है और 10 पुत्रों के समान माना गया है। ये तो वैज्ञानिक आधार है। इस समय तो ये जो लिटर उटर ये तो हुआ नहीं करते थे, है ना, और ऑक्सीजन नहीं था वो उस समय। वैदिक काल में अगर बात करें तो वो प्राणवायु कहलाती थी, ना कि ऑक्सीजन। देखिए अब हम बात करें, पांडवों ने यहाँ पर क्या छुपाए थे? अस्त्र शस्त्र छुपाए थे, पांडवों द्वारा अस्त्र शस्त्र छुपाए गए, अस्त्र शस्त्र छुपाए गए। किसमें? खेजड़ी वृक्ष में, जब वो अज्ञातवास थे ना बैराठ में यहाँ पर। तो बीकानेर राजाओं का ये प्रतीक चिन्ह रहा खेजड़ी, बीकानेर राजाओं का प्रतीक। इसके अलावा कन्हैयालाल सेठिया की कविता है मिंजर, कविता क्या है? मिंजर। किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया। इसमें खेजड़ी वृक्ष के बारे में इतना डिटेल से महत्व इसका दिया गया है, आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आप गौरवान्वित महसूस करेंगे कि आप खेजड़ी के बारे में जब ये पढ़ रहे हैं, खेजड़ी ने क्या क्या नहीं किया है एक मानव के जीवन के लिए, वो सारी बातें आपको यहाँ पर किसमें मिल जाएंगी? मिंजर कविता में मिल जाएंगी। तो चलिए ये तो हो गया इसका महत्व। एक दो महत्व और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो पेड़ है ये अपना थार का जो प्रसार हो रहा है ना, थार प्रसार, इसको रोकता है। थार प्रसार रोकना, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है उसको रोकता है ना। और तो और इसकी जो जड़ें होती हैं उनसे, जड़ से क्या होता है? जड़ से हल का निर्माण होता है। इसकी जो जड़ होती है इससे हल का क्या होता है? निर्माण होता है। रोहिड़ा के जड़ों से भी हल का निर्माण हो जाता है, खेजड़ी की जो जड़ होती हैं उनसे भी हल का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। वैसे खेजड़ी की जो
लकड़ी होती है, वैसे मजबूत होती है ये, है ना, टिकाऊ होती है। और रोहिड़ा की भी टिकाऊ ही होती है। फर्नीचर इससे भी बनता है और रोहिड़ा से बन जाता है। आगे हम बात करते हैं, ये तो महत्व हो गया इसकी। और अब हम संरक्षण की बात करें तो संरक्षण में मैं आपको शॉर्ट रूप से बता देता हूँ। संरक्षण, है ना, ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं आपको शॉर्ट और स्वीट रूप से बता रहा हूँ। देखिए, संरक्षण के अंदर अगर बात करें तो खेजड़ली आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन ये कब हुआ था, ये अभी बता रहे हैं, अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं। खेजड़ली आंदोलन जो है ये 12 सितंबर को हुआ था 1730 को। इस दिन क्या हुआ, इस दिन जो खेजड़ली गांव है, यहाँ पर जो जोधपुर का राजा था अभय सिंह, इसने कोई महल निर्माण के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी तो इसने आदेश दिया कि भाई खेजड़ली गांव के आसपास के जो वृक्ष हैं खेजड़ी के, उनको काट करके ले आओ। यहाँ कटाई वाले आए, लेकिन खेजड़ली के लोगों ने, क्योंकि विष्णुई समाज था, तो इन्होंने इसका विरोध किया और यहाँ कुल लगभग इकट्ठे हो गए 300-400 लोग, जिसमें से 363 जो लोग थे, 363 महिला और पुरुष दोनों, है ना, 294 पुरुष और 69 महिलाएं, ये पेड़ों के लिपट गए और इनने 363 ने क्या किया, बलिदान दे दिया है। तो भाई जोधपुर शासक कौन था, कई कमेंट भी कर देंगे कि भाई जोधपुर का राजा का नाम बताओ। तो जोधपुर जो शासक था, जोधपुर राजा अभय सिंह था, ठीक है। इस अभय सिंह ने आदेश दिया कि भाई जाओ और खेजड़ी के वृक्ष लेकर के आओ। लेकिन अब 12 सितंबर 1730 को क्या होता है, इसी गांव में अमृता देवी के नेतृत्व में, अमृता देवी, इसके नेतृत्व में 363 लोगों का बलिदान हो गया। इसमें से 294 तो क्या थे, इनमें से 294 तो पुरुष थे और 69 क्या थी, महिला थी। 69 क्या थी, इसमें महिला थी। 69 महिलाओं में से एक महिला क्या थी, अमृता देवी स्वयं थी। अब इनका जब ये बलिदान हो गया, और इस बलिदान को क्या कहा गया दोस्तों, इस बलिदान को कहा गया साका या खडाना, साका या खडाना कहा गया, ठीक है। अब इसको आपसे कोई पूछे कि खडाना किसे कहा जाता है, तो खेजड़ली के बलिदान को ही खडाना कहा जाता है। क्लियर है। अब प्रति वर्ष 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस के रूप में मनाया जाता है। फैक्ट लिखना है। 12 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, खेजड़ली दिवस मनाया जाता है, खेजड़ली दिवस। अब देखिए प्रथम कब मनाया गया, प्रथम मनाया गया 12 सितंबर 1978 को। पहली बार खेजड़ली दिवस 1978 से शुरू हुआ था 12 सितंबर को। ये तो खेजड़ली आंदोलन हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें छप्पनिया काल की, तो छप्पनिया काल में देखिए इसका महत्व वर्णित होता है। वैसे इसके सुरक्षा के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसका एक महत्व यहाँ पर वर्णित होता है। क्या होता है कि छप्पनिया जब अकाल पड़ा था तो खेजड़ली का वृक्ष ही जीवन का सहारा बना था। ये इसका महत्व बना। कब पड़ा, 1899 ईस्वी को, ठीक है, विक्रम संवत 1956 को, हैं। सब जगह अकाल पड़ गया था और जो है पशु जो है चारे के लिए तरस रहे थे, लोग जो है रोटियों के लिए तरस रहे थे, पानी नहीं मिल रहा था। इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि जैसे थार के मरुस्थल के बीचों बीच अगर आपको बिना रोटी खाने के वहाँ पटक दिया जाए और फिर कहें कि आप जाओ, आप कहीं पर भी 20-20 किलोमीटर तक, 50-50 किलोमीटर तक कोई घर, कोई झोंपड़ी, कोई पेड़ तक दिखाई ना दे और पानी की प्यास लगे, भूख इतनी सताए कि भोजन के लिए आप तरसें, उस समय आप क्या करेंगे, अरे कोई पेड़ दिखेगा, उस पेड़ को ही क्या करेंगे, काट करके उसकी पत्ती को, उसकी लौंग को, उसके जो सांगरी है उनको, और जहाँ तक उसका जो छिड्डा होता है वो भी अमृत के समान लगता है, उस समय उसको ही पाड़ पाड़ करके खाने लग गए, उसको चूसने लग गए, है ना। बात समझ में आ गई। ये तो हो गया छप्पनिया अकाल। इसके बाद में अगर हम बात करें छप्पनिया काल के बाद में, जैसे राजस्थान वन अधिनियम 1953, एक और है राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1965।
अब ये दोनों बने तो ज़रूर हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। अब सारा बेड़ा गर्क इसी अधिनियम ने कर रखा है पेड़ों के मामले में। क्या है ये ऐसा अधिनियम है 1955 में बनाया गया था। ये क्या है ये किराएदार अधिनियम 1955 है। कैसे बना? ये इसलिए बनाया गया था 1955 को, इसलिए बना था कि विदेशी कंपनियां यहाँ पर आएँ, यहाँ पर रहें, अपनी फैक्ट्री बनाएं, प्रदूषण फैले तो फैलने दो, है ना, लोग मरे तो मरने दो, कोई उनको मतलब नहीं है, वो पेड़ काट देंगे और वहाँ अपनी कंपनी स्थापित करेंगे। सरकार उनको इस अधिनियम के तहत पट्टे के ऊपर, किराए के ऊपर इतने साल, 50 साल, 20 साल, 30 साल, जो भी साल है वो पट्टे के ऊपर ज़मीन देती है और वो कंपनी फिर वहाँ पर जितनी भी ज़मीन उनको दी गई है उसके आसपास 2-4 किलोमीटर और आगे तक सारे पेड़ों की कटाई कर देती है। चाहे वहाँ पर 20,000 पेड़ हो, चाहे 50 लाख पेड़ हो, सारे पेड़ों को काट देती है। चाहे खेजड़ी हो, चाहे रोहिड़ा हो, किसी को नहीं बकसती है। ये हालत हो रखी है।